नमस्कार। अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पिछली क्लास में अपन ने लिया था उसके बंध सिद्धांत को कि किस तरह से किसी भी केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में बंध बनता है। उसमें कौन कौन से गुण हैं जो संकुल के यौगिक की बंध सिद्धांत के द्वारा समझाए जा सकते हैं। फर्स्ट अपन ने लिया था पिछली क्लास में वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसमें डिफेक्ट्स है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज की क्लास में अपन लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वर्नर सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था कि वर्नर ने ये बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन संकुल यौगिक बनता है उसमें दो संयोजकताएं होती है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है और द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। वर्नर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें अपन ने CONH3Cl से बने हुए अलग अलग संकुल यौगिकों को लेकर उसके सिद्धांत को डिटेल में पढ़ा था और वर्नर सिद्धांत में की व्याख्या, उसका रंग क्या होता है उसके बारे में बताया था। अब वर्नर सिद्धांत की क्या लिमिटेशन है, क्या उसके डिफेक्ट्स है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वर्नर सिद्धांत की सीमाएं, इसके द्वारा संकुल के चुंबकीय गुणों और रंगों की व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत कम संख्या में संकुल स्थायी होते हैं, इसके कारण की पुष्टि नहीं की जा सकती। तो वर्नर सिद्धांत चुंबकीय गुण को और कलर की व्याख्या नहीं करता और यौगिक है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वीक होगा, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी वर्नर सिद्धांत उसकी पुष्टि नहीं करता। वर्नर सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए, जिसमें संयोजकता बंध सिद्धांत, VBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत CFT, आणविक बंध सिद्धांत MOT, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, ये अलग अलग दी गई। अपन संयोजकता बंध सिद्धांत VBT के बारे में पढ़ते हैं। VBT सिद्धांत, यह सिद्धांत पॉलिंग ने दिया था। इसके द्वारा किसी भी संकुल की संरचना, उसकी ज्यामिति, उसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। VBT सिद्धांत किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसके चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, रिक्त डी कक्षक युक्त केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाता है, जिसमें रिक्त कक्षों की संख्या के बराबर धातु की समन्वय संख्या होती है। अपन जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपस्थित होता है, उप सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। यह बंध सेंट्रल एटम और लिगेंड के साथ में बनता है। केंद्रीय धातु जो होता है वो ज़्यादातर संक्रमण धातु होते हैं। संक्रमण धातु का आकार छोटा होता है, उसके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं और लिगेंड वे होते हैं या तो वो ऋणायन होते हैं या उन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो लिगेंड अपना लॉन पेयर केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षकों में देकर उप सहसंयोजी बंध बनाता है, जिसमें रिक्त कक्षों की संख्या के बराबर धातु की समन्वय संख्या होती है। विभिन्न आकृति के sp-d कक्षक आपस में संकृत होकर उतनी ही संख्या में नए संकृत कक्षक बनाते हैं, जिसकी ऊर्जा व आकृति एकदम समान होती है। केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या के अनुसार उसके s कक्षक, p कक्षक और रिक्त d कक्षक पहले संकरण में भाग लेते हैं और संकरण में भाग लेकर संकृत नए कक्षक बनाते हैं और जितनी संख्या में संकरण में कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। संकरण वह प्रोसेस है जिसमें विभिन्न
लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करते हैं, आपस में मिलते हैं और समान संख्या, समान आकृति, समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें नए संकृत कक्षक कहा जाता है और संकृत कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक एसपीडी कक्षक संकरण में भाग लेंगे। समन्वय संख्या व संकरण के आधार पर संकुल की ज्यामिति निम्न प्रकार से होती है। यदि किसी यौगिक संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या 2 हो तो संकरण के प्रकार में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या भी 2 होगी और संकरण का प्रकार sp होगा तो इसकी ज्यामिति रेखीय और बॉन्ड एंगल 180 का होगा। यदि समन्वय संख्या 3 हो तो संकरण का प्रकार sp2 होगा, ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होगी और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। यदि समन्वय संख्या 4 होती है तो संकरण का प्रकार या तो sp3 होता है या dsp2 होता है। यदि sp3 संकरण है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। यदि dsp2 संकरण है तो ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होगी। यदि समन्वय संख्या 5 हो तो संकरण का प्रकार sp3d होगा, ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। यदि समन्वय संख्या 6 है तो संकरण का प्रकार या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। दोनों ही केस में ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। यदि समन्वय संख्या 7 हो तो sp3d3 संकरण का प्रकार होगा और ज्यामिति पंचभुजीय द्विपिरामिडी होगी। ज्यादातर समन्वय संख्या 4 वाले कॉम्प्लेक्स और 6 वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यदि समन्वय संख्या 4 तो 2 संकरण के प्रकार याद रखो sp3 या dsp2 और 6 है तो संकरण के प्रकार sp3d2 या d2sp3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संकुल बनाते समय लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और धातु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। अपन जानते हैं लिगैंड के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर की तरह, दाता की तरह बिहेव करेगा और केंद्रीय धातु आयन जो होता है वो हमेशा एक्सेप्टर की तरह ग्राही की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संकरण में अतिव्यापन क्षेत्र बढ़ने पर बंध प्रबलता भी बढ़ती है और डी कक्षकों की संख्या बढ़ने पर बंध सामर्थ्य बढ़ जाता है। अतः इन कक्षकों में दिशात्मक गुण निम्न प्रकार से होगा। यदि संकरण का प्रकार sp3, dsp2 या d2sp3 है तो सबसे अधिक अतिव्यापन क्षेत्र या बंध प्रबलता या दिशात्मक गुण d2sp3 में होगा, उससे कम dsp2 और उससे कम सबसे कम sp3। लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। लॉ ऑफ स्टेबिलिटी किसी भी संकुल के स्थायित्व का नियम। 2 नियम इसमें काम करते हैं। पहला नियम है पाई बंध सिद्धांत या पश्च बंध सिद्धांत, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक प्रभाव। इसे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे डिटेल में।